Today we'll study about law of torts, which is going to be divided into many parts. So today we will deal with its nature, meaning, distinction, remedies, basic elements, who cannot sue, who cannot be sued, discharge, what elements are needed to constitute a tort. So without any further delay, let's start. So starting from meaning and nature, tort is derived from the Latin word called tortum, जिसका मतलब होता है crooked and twisted, and it is also equivalent to an English term which is wrong. इसका मतलब होता है कि कोई भी conduct जो कि twisted है, wrong है, गलत है, वो tort हुआ या फिर infringe करता है किसी other person का legal right, तो वो tort amount करता है. tort एक civil wrong है जिसका remedy है compensation, जिसको usually सब damages बोलते हैं. इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं. पहला जो विक्टिम कहलाता है या फिर प्लेंटिफ, जिसको इंजरी होती है. दूसरा जो इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हमें टॉर्ट फीजर या फिर डिफेंडेंट कहते हैं. लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन. मान लीजिए अशोक एक फेमस बेकरी शॉप दिल्ली में चलाता था और उसका काफ़ी वाइड स्प्रेड कस्टमर बेस था. रमेश जाता है अपनी सिस्टर के बर्थडे के लिए केक लेने के लिए और वो स्पेशली ऑर्डर कराता है. बाद में जब वो केक खाता है तो रमेश की सिस्टर को एक छोटा सा स्टोन मिल जाता है जो उसके टूथ को थोड़ा सा डैमेज कर देता है. तो यहाँ पे वो इंटाइटल है कंपनसेशन लेने के लिए अशोक से. अगर इस इलस्ट्रेशन का एनालिसिस किया जाए तो दो पॉइंट्स यहाँ आते हैं. पहला, अशोक को केयरफुल होना चाहिए था जब वो प्रोडक्ट बना रहा था अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि ये इसका ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स हिज कस्टमर्स. दूसरा, अशोक पूरे के पूरे फॉल्ट में, क्योंकि उसको इंश्योर करना चाहिए था कि केक जो है वो प्रॉपरली बना है या नहीं और फ्री है या नहीं स्टोन्स के. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम. इसमें मेन डिफरेंस है कि टॉर्ट प्राइवेट रॉन्ग है और दूसरा क्राइम जो है वो पब्लिक रॉन्ग है. वैसे तो बहुत सारे रॉन्ग्स जो है लाइक असॉल्ट, डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, कॉन्स्पिरेसी, ये अपना प्लेस क्रिमिनल लॉ के अंदर भी लेते हैं प्लस लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर भी लेते हैं. अगर एग्जांपल लिया जाए तो मान लो जेड एक पर्सन है जो पब्लिक रोड में जा कर के एक गड्ढा कर देता है. ये कहीं ना कहीं पब्लिक के प्रॉब्लम पहुंचा रहा है. प्लस वाई वहाँ से गुजर रहा होता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और उसे चोट लगती है. तो जेड जो है वो यहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस के लिए लायबल होगा प्लस पब्लिक न्यूसेंस के लिए भी लायबल होगा. तो जेड का पनिशमेंट उसे क्रिमिनल लॉ के अंदर भी मिलेगा और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर भी मिलेगा. अगला डिस्टिंक्शन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बिटवीन है. एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा, टॉर्ट में आप वायलेशन करते हो राइट इन रेम, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज. दूसरा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप वायलेशन करते हो राइट इन पर्सोनम, इसका मतलब अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मान लो ए का ड्यूटी सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ वो एक्स वाई जेड को डिफेम ना करे, बट ए का ड्यूटी ये भी है कि वो वर्ल्ड में किसी भी पर्सन को डिफेम ना करे. अब हम लोग डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे डैमेजेस इन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट. वैसे तो टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो है वो है डैमेजेस, बट टॉर्ट में यूजुअली डैमेजेस जो होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड या फिर अनलिक्विडेटेड होते हैं. अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है वो डैमेजेस जो कि फिक्स्ड नहीं है और लिक्विडेटेड का मतलब होता है वो डैमेजेस जो कि फिक्स्ड है, डिसाइडेड है. दूसरा पॉइंट है कि इंटेंशन एक एसेंशियल एलिमेंट है इन टॉर्ट जब आप डिसाइड कर रहे होते हो डैमेज, बट कॉन्ट्रैक्ट बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट नहीं है. थर्ड पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस जो है वो सिर्फ कंपनसेशन होता है, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है नॉमिनल और एग्जाम्पलरी डैमेजेस के बीच में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेसिक एलिमेंट ऑफ टॉर्ट जो कि 3 है. पहला रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा लीगल इंजरी टू द प्लेंटिफ, तीसरा लीगल रेमेडी टू डैमेजेस. इन तीनों को डिटेल में हम लास्ट में पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेमेडीज इन टॉर्ट जो कि 2 होते हैं. पहला जुडिशियल और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल. जुडिशियल रेमेडीज आर दोज जो कि अफोर्डेड होते हैं बाय द एक्ट ऑफ लॉ. एग्जाम्पल, अवॉर्डिंग ऑफ डैमेजेस, ग्रांटिंग ऑफ इंजंक्शन, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ वो होते हैं जो कि पार्टीज़ के पास ही अवेलेबल होते हैं इन द केस ऑफ टॉर्ट बाय देयर ओन एक्ट्स अलोन.
Example, expulsion of a trespasser, re-entry on land, distress damage feasant, abatement of nuisance, etc. So in layman language, judicial वो होता है जो कोर्ट डिसाइड करता है, लॉ डिसाइड करता है, जैसे अवॉइड करना डैमेज को, इंजंक्शन देना है या नहीं. और एक्स्ट्रा जुडिशियल वो होता है जो पार्टी खुद डिसाइड करता है अपने एक्ट से. लाइक हम उस ट्रेसपासर को बाहर निकालना चाहते हैं या नहीं, उस पर्सन को वापस से अपने घर में एंट्री देना चाहते हैं या नहीं. सिंपल. हु कैनॉट सू. ऐसे तो सारे पर्सन इंटाइटल है सू करने के लिए टॉर्ट में, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस रूल, लाइक अ बैंक करप्ट, अ कॉरपोरेशन, अ चाइल्ड इन वर्म. तो ये सब जो है वो सब नहीं कर सकते हैं सू किसी भी पर्सन को इंडिया में. हु कैन नॉट बी सूड, लाइक फॉरेन एम्बेसडर्स हुए या फिर सॉवरेन्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, स्टेट, ये लोग सूट नहीं हो सकते हैं. मगर पब्लिक ऑफिशियल्स अगर अपना प्राइवेट काम कर रहे हो तो तब उनको सू किया जा सकता है. स्टेट भी सू किया जा सकता है जब कोई वो नॉन सॉवरेन फंक्शंस कर रहा हो तब. तो ये नॉन सॉवरेन और सॉवरेन फंक्शंस हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे. डिस्चार्ज एंड वेवर ऑफ टॉर्ट. जहाँ पे भी वेस्टेड राइट ऑफ एक्शन होता है टॉर्ट में, वहाँ पे राइट को डिस्चार्ज किया जा सकता है. और इसके लिए कुछ कंडीशंस होता है, कुछ वेज होता है. वो वेज 7 तरीके के होते हैं. पहला होता है डेथ ऑफ द इदर पार्टी, दूसरा वेवर, तीसरा एकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, चौथा रिलीज, पांचवा एक्विसेंस, 6th जजमेंट रिकवर्ड, 7th स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन. टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करना पड़ता है. लाइक पहला, एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट. दूसरा, एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन अ लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ. तीसरा, सम लीगल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन फॉर डैमेजेस. तो द फर्स्ट वन इज एक्ट और ओमिशन. अगर कोई भी पर्सन को लाइबल होना है टॉर्ट के अंदर तो ज़रूरी है कि कोई लीगल रॉन्ग किया गया हो. लीगल रॉन्ग का मतलब होता है वायलेशन या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट ऑफ अनदर पर्सन. एग्जाम्पल, ट्रेसपास का कोई एक्ट या फिर डिफेमिंग ऑफ अ पर्सन. अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ लाइक मोरल या फिर सोशल रॉन्ग तो वो टॉर्ट नहीं कहलाता है. एग्जाम्पल ले लिया जाए तो अगर कोई मैन या फिर पर्सन स्टार्व कर रहा है या फिर अगर कोई पर्सन डूब रहा है उसे नहीं बचाया जाए तो ये सब सोशल या फिर मोरल रॉन्ग होता है, ना कि टॉर्ट के अंदर आता है. सेकेंड वन इज लीगल डैमेज. ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला इंजीरिया साइने डैमडम, दूसरा डैमडम साइने इंजूरिया. इसमें जो फर्स्ट वर्ड है इंजूरिया, इसका मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट. और जो दूसरा टर्म है डैमनम, इसका मतलब होता है सब्सटैंशियल हार्म, लॉस या फिर कोई डैमेज. और जो थर्ड टर्म है साइने, इसका मतलब होता है विदाउट. इंजूरिया साइने डैमनम, इसका मतलब होता है वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ. इन लेमैन लैंग्वेज, अगर आप किसी भी पर्सन का लीगल राइट वायलेट करते हो, इन्फ्रिंज करते हो, बट उस पर्सन को कोई हार्म, लॉस या डैमेज नहीं होता है, इस बिहेवियर को टॉर्ट में एक्शनेबल माना जाता है. इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस है. पहला एप्सी वर्सेस वाइट, दूसरा भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. पहला जो केस है एप्सी वर्सेस वाइट, उसमें प्लेंटिव जो थे वो एक क्वालिफाइड वोटर थे एट अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन और दूसरा डिफेंडेंट एक रिटर्निंग ऑफिसर थे जिन्होंने रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दिया प्लेंटिव के वोट को. कोई भी लॉस तो नहीं हुआ क्योंकि जो कैंडिडेट जिस पर्सन को वोट देना चाहते थे वो जीत गए, बट यहाँ डिफेंडेंट को लायबल किया गया क्योंकि उनका इन्फ्रिंज हुआ था लीगल राइट. सेम केस हुआ था टोजर वर्सेस चाइल्ड में. केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, AIR 1986 SC 494. पटिशनर MLA थे जम्मू कश्मीर असेंबली के जिनको पुलिस रॉन्गफुली डिटेन कर ली थी जब वो अपने असेंबली सेशन को अटेंड करने जा रहे थे. तो यहाँ पे उनको डिप्राइव कर दिया गया उनका फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अटेंड हिज असेंबली सेशन. तो उनको बाद में पुलिस को हेल्ड किया गया लाइबल और उनको अवार्ड किया गया विद द एग्जाम्पलरी डैमेज ऑफ 50,000 रुपीज. Now we will study about damnum sine injuria. It means that the plaintiff may suffer actual or substantial loss without any violation or infringement of legal right. In simple language, अगर आप किसी पर्सन को हार्म पहुंचाते हो बट उनका राइट को वायलेट नहीं करते हो, इन्फ्रिंज नहीं करते हो, तो ये मैक्सिमम अप्लाई होता है. वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ हार्म होते हैं जो कि लॉ अपने अकाउंट में नहीं लेता है. 6 टाइप के मेन है. पहला, लॉस इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडिविजुअल ट्रेडर्स बाय कंपटीशन इन ट्रेड. दूसरा, where the damage is done by a man acting in necessity to prevent a greater evil. Damage caused by defamatory statement made on a privileged occasion. Fourth, where the harm is too indefinite or too difficult to prove.
where the harm done may be of such a nature that a criminal prosecution is more appropriate. Example, in the case of public nuisance or causing of death. Sixth, there is no right of action for damages for contempt of court. The first case is Gloucester Grammar School case 1410. इसमें जो डिफेंडेंट थे वो भी स्कूल मास्टर थे और प्लेंटिफ भी एक स्कूल मास्टर थे। डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के स्कूल के अपोजिट ही अपना स्कूल बना लिया और उन्होंने अपना प्राइस काफ़ी कम रखा, तो इसके चक्कर में प्लेंटिफ को भी अपने स्कूल का फ़ीस को काफ़ी कम करना पड़ा, जिसके कारण उनको काफ़ी लॉस हुआ। तो यहाँ पे उनको हार्म जो हुआ था वो सिर्फ नॉर्मल हार्म था, ना कि उनका वायलेशन था लीगल राइट का या फिर इन्फ्रिंजमेंट था लीगल राइट का, तो उनको लाइबल हेल्ड नहीं किया गया। द सेकेंड केस वॉज चेसमोर वर्सेज रिकार्ड्स 1859 and the third case was Dixon versus Reuters Telegram Company 1877. इस केस में ए टेलीग्राम करता है बी को फॉर द शिपमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स, बट टेलीग्राम कंपनी की मिस्टेक के कारण ये टेलीग्राम सी को चली जाती है। तो सी एक्टिंग ऑन गुड फेथ इस सामान ए को पहुंचा देता है, बट ए रिफ्यूज़ कर जाता है एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर किया था बी से, ना कि सी से। तो यहाँ पे हेल्ड हुआ कि कोई भी कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे अराइज ही नहीं होता है और सी का कोई भी लीगल राइट डैमेज नहीं हुआ है, ना ही इन्फ्रिंज हुआ है। थर्ड है लीगल रेमेडी और डैमेजेस। ये इंग्रेडिएंट है फॉर टॉट दैट देयर मस्ट बी अ सिविल एक्शन अवेलेबल फॉर डैमेजेस विच इज़ द मेन रेमेडी, और अदर रेमेडीज़ जैसे इंजंक्शंस हुए उसको एडिशनल माने जाते हैं। तो मैक्सिमम यू बी जस्ट एबी रिमीडियम, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन एप्सी वर्सेस वाइट में भी ये यूज़ किया गया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टियस लाइबिलिटी। जैसे क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, वैसे ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले नहीं करता है। टॉर्ट में मैलिस को दो डिफरेंट सेंस में यूज़ किया जाता है, पहला मैलिस इन लॉ, दूसरा मैलिस इन फैक्ट। मैलिस इन लॉ में जो टर्म मैलिस है इसका मतलब होता है अ रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज़। ये एक केस में भी यूज़ किया गया था जिसका नाम है SR वेंकटरामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1979 SC 49। दूसरा जो है वो है मैलिस इन फैक्ट। अगर इसमें देखा जाए तो इस टर्म का मतलब यहाँ पे होता है इम्प्रॉपर और इविल मोटिव। इट इज़ अ मैलिस इन फैक्ट और एक्चुअल मैलिस। द केस ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स 1985, इसमें भी एक्सप्लेन किया गया था कि कोई भी लॉफुल एक्ट इसलिए अनलॉफुल नहीं बन जाता है बिकॉज उसका कोई इविल मोटिव है। That's all for today guys. Do like, subscribe my channel and thank you so much for watching it. So if you have any doubt, comment down below. I will try to answer all those and share knowledge.